चलिए शुरू करते हैं अपने मौलिक अधिकारों की सीरीज। आगे अनुच्छेद 19 से 22 पढ़ने से पहले हम पहले पीछे का रिवीजन कर लेते हैं। पीछे देख लेते हैं कि मौलिक अधिकारों में कितने अधिकार हैं। हमारे 6 अधिकार हैं। इसे किसके भाग में रखा गया है? भाग 3 में इसे रखा गया है। हम पहले पढ़ चुके हैं, जैसे कि पिछली क्लासेस में समानता का अधिकार जो है 14 से लेकर 18 तक है। ठीक है, अब देख लेते हैं अनुच्छेद 14 क्या कहता है। 14 कहता है कानून के समक्ष समानता है, कानून के सामने सब लोग एक बराबर हैं। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? 15 कहता है कि लिंग और जाति के आधार पर आपके साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता। ठीक है। 16 क्या कहता है? 16 कहता है लोक नियोजन का अधिकार, कि आपको सरकारी नौकरी में आरक्षण दिया जाएगा। आरक्षण किस आधार पर दिया जाएगा? सिर्फ लिंग और जाति के आधार पर दिया जाएगा, धर्म के आधार पर आपको आरक्षण नहीं मिल सकता। ठीक है। 17 क्या कहता है? 17 कहता है अस्पृश्यता, मतलब छुआछूत, कि आपके साथ कोई छुआछूत करके नहीं कर सकता। कोई हाँ बीमारी है, बीमारी के आधार पर आपके साथ छुआछूत हो सकती है, उसमें आपको छूट दी गई है। लेकिन जाति, धर्म, लिंग के आधार पर अगर आपके साथ कोई छुआछूत करता है तो वो अपराध है, वो दंडनीय है, उसमें दंड दिया जाएगा। अब अनुच्छेद 18 क्या कहता है? 18 कहता है उपाधियों का अंत, कि कोई भी अपनी, अगर किसी को कोई चीज़ की उपाधि मिलती है, कोई पुरस्कार मिलता है, राष्ट्रीय पुरस्कार मिलता है, तो उसे वो सरनेम की तरह यूज़ नहीं कर सकता। हाँ, छूट किस में दी गई है? छूट सैनिक उसमें दी गई है और एजुकेशन में, आपकी शिक्षा में दी गई है, कि अगर आप कोई प्रोफेसर हैं या डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, कुछ भी मतलब ऐसे हैं, तो आप ऐसे शिक्षा के उसमें लगा सकते हैं, क्योंकि आप उसमें शिक्षा को ऊँचा दिखा रहे हैं। तो चलिए अब अगला शुरू करते हैं अपना स्वतंत्रता का अधिकार, जो है आपका अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। तो चलिए 19 से 22 देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो चलिए आपका दूसरा अधिकार है, देखिए स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है, जिसमें पहला अनुच्छेद पढ़ने वाले हैं अनुच्छेद 19। अब देखिए अनुच्छेद 19 क्या कहता है। इस अनुच्छेद 19 को इसे बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, मतलब रीढ़ की हड्डी भी से, संविधान की रीढ़ की हड्डी भी से बोला जाता है। अब देखिए इसी संविधान में अनुच्छेद 19 में अब हमारी काफ़ी सारी बातें छिपी हुई हैं। देखिए पहला है आपका अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति जिसमें क्या आपको बोलने की आज़ादी है, कि आप बोल सकते हैं। अब बोलने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को गाली भी दे सकते हैं। आप अगर दूसरे को गाली दोगे तो आप दूसरे के अधिकार को छीन रहे हो, आप दूसरे के अधिकार का उल्लंघन कर रहे हो, उसको कष्ट दे रहे हो। तो बोलने का मतलब है कि आप ऐसे बोलिए कि जो सामने वाले को अच्छा लगे या सही लगे, इस तरह से नहीं कि दूसरे वाले को कष्ट पहुंचे, उससे उसे कोई दुख हो। बोलने का मतलब ये, अगर जैसे हम बोलते हैं, इसी से आता है कि अगर मैं किसी से कुछ पूछती हूँ तो उसे जवाब देने की भी आज़ादी है। वो तो जवाब दे रहा है, लेकिन उसकी तरफ से क्या है, वो बोल रहा है। बोलने से ही आता है पूछने का ये अधिकार, कि मैं किसी से कुछ पूछ भी सकती हूँ, कि कुछ भी से मैंने किसी से क्वेश्चन पूछा कि इसका आंसर बताओ, तो वो आंसर दे रहा है। तो आंसर देने का मतलब उसकी तरफ से तो वो उसने जवाब दे दिया, मेरी तरफ से उसने मेरे को बोला है ये। ठीक है, तो आपको बोलने की भी आज़ादी है। जैसे कि भारत पाकिस्तान का मैच होता है, तो अगर भारत जीत जाता है तो झंडा लहराने की आज़ादी है। हम झंडा लहरा के क्या करते हैं? हम अभिव्यक्ति, अपना एक्सप्रेशन दिखाते हैं कि हमारा देश जीत गया है। तो क्या है, हमें झंडा लहराने की आज़ादी है। साथ ही साथ हमें किसी भी नेता का हम पुतला फूंक सकते हैं। मान लीजिए आपको किसी नेता का काम पसंद नहीं आया, तो लोग क्या करते हैं, उसका पुतला फूंक देते हैं। अब उस नेता को थोड़ी ना फूंक रहे हैं, वो तो उसको पुतला फूंक रहे हैं, उसको दिखा रहे हैं, अपने एक्सप्रेशन को दिखा रहे हैं, अपनी अभिव्यक्ति को दिखा रहे हैं कि देखिए हमें आपका काम पसंद नहीं आया, हमें आपकी चीज़ अच्छी नहीं लगी। तो क्या करते हैं, हम उसमें पुतला फूंक के दिखा देते हैं। अब जैसे देखिए इसमें मीडिया भी है, मीडिया को कुछ भी बोलने की आज़ादी है। अब कुछ भी बोलने का मतलब ये नहीं कि वो किसी के विरुद्ध जाके ही बोल सकती है, लेकिन इसे आपको सब कुछ बताती है, आपको समाचार में सब कुछ बताया जाता है मीडिया में, तो मीडिया को बोलने की अधिकार है। और इसी में आता है मौन, मतलब कि जैसे किसी कोई नेता की डेथ हो जाती है, कुछ होता है, जैसे APJ अब्दुल कलाम है या अटल बिहारी वाजपेयी, जब इनकी डेथ हुई थी तो लोग जैसे मौन रखते हैं, तो वो अभिव्यक्ति दिखाते हैं। अब हमारे मौन रखने से वो वापस तो आ नहीं जाएंगे कि वापस आ जाएंगे, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन हम अपनी अभिव्यक्ति दिखाती है कि हाँ, कि दुनिया के जो एक अच्छे नेता रहे हैं, जो अच्छे इंसान रहे, वो चले गए हैं, तो उनकी याद में हम एक तरह से मौन रखते हैं, अपनी अभिव्यक्ति, अपना एक्सप्रेशन दिखाते हैं। इसी में आता है एक RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन। ये बोलने की उससे ही आया, जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि अगर मुझे बोलने का अधिकार है तो मैं किससे कुछ पूछ भी सकती हूँ, तो ये राइट टू इन्फॉर्मेशन RTI इससे ही आया है। RTI कि मैं किससे पूछ सकती हूँ, तो सामने वाला मुझे जवाब दे सकता है या देगा। ठीक है, अब आपका दूसरा है सभा। सभा में मतलब आप इसमें अगर देखिए, अगर आप अभिव्यक्ति से देखिए, अगर आप अच्छा बोलेंगे
तो आपके पास लोग आना चाहेंगे, लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे, तो आप क्या कर सकते हैं, एक सभा बना सकते हैं, एक इकट्ठा ग्रुप बना सकते हैं कि हाँ आपसे लोग जुड़ना चाहते हैं, आप अच्छा बोलते हैं, आपसे लोग बात करना चाहते हैं, अपनी बात समझाना चाहते हैं। तो इससे क्या होगा, लोग आपके आसपास इकट्ठे होंगे। अगर आप अच्छा बोलोगे, अच्छा दोस्त दूसरों को बताओगे, तो लोग आपके पास जुड़ेंगे, आपके पास आना चाहेंगे। तो इससे क्या होगा, आप एक सभा कर सकते हैं, एक असेंबली बना सकते हैं। लेकिन अब ध्यान रखिए, आप सभा कर सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप इकट्ठा होकर किसी के लिए भड़काऊ बयान दे रहे हैं या कोई भड़काऊ भाषण दे रहे हैं। तो ये आप देश की अखंडता एकता को खतरे में लाने के लिए करोगे, तो आपको अपराधी माना जाएगा, आपको इसके लिए सजा दी जा सकती है। ठीक है, तो आप सभा कर सकते हैं अगर आप अच्छा बोलते हैं तो। अच्छा बोलने पर सभा कर सकते हैं। अब इसी में तीसरा है संगठन। अब देखिए, अगर आप अच्छा बोलेंगे, आपसे लोग जुड़ना चाहेंगे, आपसे लोग बात करना चाहेंगे, तो आप संगठन बना सकते हैं, एक ग्रुप बना सकते हैं कि ग्रुप में आप मिलके कोई अच्छा काम कर सकते हैं देश के लिए या किसी और चीज़ के लिए आप एक काम कर सकते हैं। तो लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे, आपके ग्रुप में आना चाहेंगे कि हम भी हाँ उनसे जुड़े, उनसे बात करें, उनसे कुछ सीखने को हमें मिले। अब ध्यान रखिए, आप ये ग्रुप जो बना रहे हैं, ये नहीं कि आप कि आतंकवादी के लिए बनवा रहे हैं, कि आतंकवादी को गन ये सब प्रोवाइड करवाने के लिए आप अपना संगठन बना रहे हैं। आप ये नहीं कर सकते, ये भारत के खिलाफ होगा। आप तो इसके लिए आपको सजा दी जा सकती है। तो संगठन हम ऐसे बना सकते हैं कि जिससे लोगों को भलाई हो, जिससे लोगों की अच्छाई हो, अपने समाज को अच्छा बना सकते हो, अपने लिए एक अच्छा बेहतर जीवन बना सकते हो। तो आप ऐसे संगठन कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद है आपका चौथा संचरण। चार है आपका संचरण। संचरण मतलब चारों ओर घूमने की आज़ादी। आप कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं, आपको कहीं भी जाने की आज़ादी है, चारों ओर घूम सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब आप संचरण में क्या, आप कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं, कुछ बिना किसी के दूसरों को कष्ट पहुँचे आप आ जा सकते हैं। अब कहीं भी आ जा सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी के बेडरूम में घुस जाओगे या कहीं भी चले जाओगे कि क्या कर रहे हो, कुछ भी ऐसे करके नहीं कर सकते, क्योंकि आप ये दूसरे की प्राइवेसी छीन रहे हो, आप दूसरे के ऐसे नहीं जा सकते। ठीक है, अब चारों ओर घूम सकते हो। अभी मतलब ये नहीं है कि आप पाकिस्तान का बॉर्डर, मान लो आप पाकिस्तान भारत की लड़ाई हो रही है, तो आप पाकिस्तान बॉर्डर पर जाकर कहोगे ऐसा नहीं, कोई इधर साइड हो ही ना, हम भी आपको देखना चाहते हैं कि कौन कैसे लड़ रहा है। अब ये थोड़ी ना ऐसे सामने वाला आपको गोली मार के उड़ा देगा, तो ऐसे नहीं कर सकते आप। आज़ादी का मतलब ये नहीं कि आप कहीं भी घूम सकते हैं, कि आपको कहीं भी आने जाने की आज़ादी है तो आप कहीं भी चले जाएंगे, नहीं, आप कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन बिना किसी को कष्ट पहुँचे, बिना किसी दूसरे को नुकसान पहुँचाए आप कहीं भी जा सकते हैं। ठीक है, अब फोर्थ तो हो गया संचरण। अब फिफ्थ है आपका निवास और बसना। देखिए, अभी आप फोर्थ में क्या थे, चौथे में आप संचरण घूम रहे थे, कहीं इधर उधर घूम रहे थे, आपको अब देखिए घूमते घूमते अब जगह कोई पसंद आ गई। आप यूपी से कहीं घूमते गए, दिल्ली गए, दिल्ली से कहीं और गए, फिर घूमते घूमते ऐसे मुंबई पहुंच गए। अब आपको कोई मुंबई की जगह पसंद आ गई, तो आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे अगर बसना चाहे तो बस सकते हैं, वहाँ सेटल हो सकते हैं। पहले ये था कि कश्मीर में आप नहीं बस सकते थे, लेकिन अब वहाँ पे भी बसने का हमें मिल चुका है कि हम वहाँ बस, अगर कश्मीर में बसना चाहें तो वहाँ बस सकते हैं। तो इसलिए इसमें ये कहा गया है कि आप कहीं भी आ जा सकते हैं, तो कहीं बस सकते हैं। आपको कोई स्थान पसंद आ रहा है, कोई जगह पसंद आ रही है, तो आप वहाँ पे अपना रह सकते हैं। ठीक है, इसी के बाद है आपका सिक्स्थ व्यापार। अब देखिए, अगर अब आपको कहा जैसे बसने का अधिकार है, आप कहीं भी बस सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, तो अब बसने का मतलब ये थोड़ी ना सड़क के किनारे बसोगे। अब बस कहीं जाओगे रहने, तो कहीं आपको उसके लिए खर्च भी चाहिए, पैसे भी चाहिए, तो उसके लिए आपको कुछ काम भी आना चाहिए। तो क्या है, व्यापार, आप कोई भी व्यापार कर सकते हैं, कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं। आप चाहे तो ऑटो चलाइए, गाड़ी चलाइए, या फिर कोई और भी काम करिए, या कोई किराने की दुकान खोलिए, या हमारी तरह आके पढ़ाइए, कुछ भी करिए, लेकिन आप कोई भी व्यापार या कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं, इसकी आपको आज़ादी है। ठीक है, ये आपके आर्टिकल 19 है, अनुच्छेद 19। देखिए, आप खुद सोच सकते हैं कि हमारा संविधान कितने बेहतर ढंग से बनाया गया है। जैसे अनुच्छेद 19 में पहला क्या कहता है, आपको बोलने की आज़ादी, आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन बिना दूसरे को नुकसान पहुंचाए आप बोल सकते हैं। दूसरा, अगर आप अच्छा बोलते हैं तो सभा कर सकते हैं।
लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं। तीसरा, आप संगठन बना सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं कि अगर आप किसी के लिए अच्छा बोलते हैं, अच्छा काम कर सकते हो, आप एक उसे ग्रुप में बना के कर सकते हैं, जिससे और भी लोग आप और जागरूक हो, उसको अच्छे से और काम कर सके। उसके बाद है चारों ओर घूमने की आज़ादी है आपको। आप कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते। उसके बाद आप आ जा सकते हैं, कहीं आप कहीं भी बस सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं। आपको कोई जगह अगर अच्छी लग रही है तो आप बस सकते हैं, वहाँ जाके सेटल हो सकते हैं। छठा है आपका व्यवसाय। अगर आप कहीं बसेंगे तो आपको वहाँ जाने के लिए पैसे चाहिए, वहाँ रहने के लिए कोई जगह चाहिए, तो आपके पास काम भी होना चाहिए। तो आप कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं। ये सब आपको आज़ादी दी गई है, इस सब का आपको अधिकार अनुच्छेद 19 में दिए गए हैं। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 20। अब आपका अनुच्छेद 20 है अपराध में अभियुक्त या दंडित व्यक्ति को संरक्षण। देखिए, इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के प्रति अगर कोई FIR हो जाए या फिर कोई मुकदमा शुरू हो जाए, तो वो अपराधी नहीं माना जाएगा। कोर्ट कहता है कि अगर किसी व्यक्ति पर कोई FIR हो जाए या कोई मुकदमा चला दे, तो उसे अपराधी तब तक नहीं ठहराया जाएगा तब तक कि जब तक कोर्ट ना ठहरा दे उसे अपराधी। तो होता है ना, जैसे समाज में आप आज भी देखते होंगे, अगर किसी के खिलाफ कोई FIR हो जाती है या कोई मुकदमा चला देता है, तो उसे लोग शक की नज़र से देखने लगते हैं कि वो शायद अपराधी ही होगा, ऐसी नज़र से उसे देखने लगते हैं। तो कोर्ट कहता है कि जब तक हम ना ठहरा दें कि आप अपराधी हो, आपने गलती की है, तो तब तक आप अपराधी नहीं माने जाओगे। ठीक है, अब देखिए, इसमें 3 बातें गई हैं। पहली गई है अपराध के समय का कानून। ये क्या कहता है? अब देखिए, मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति ने 2020 में किसी का हाथ काट दिया, तो अब ये नहीं है कि 2020 में उसने उसका हाथ काटा, अब उसके ऊपर मुकदमा चला, FIR हुई, सब कुछ FIR हुई, सब कुछ हुआ, मुकदमा चलता रहा। अब 2022 आ गया, 2022 में उस जो 2020 था उसमें हाथ काटने की सज़ा थी 2 साल, अब 2022 में उसे बढ़ा दी गई 4 साल। अब ये नहीं होगा कि वो व्यक्ति को अब 4 साल की सज़ा दी जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो सुप्रीम कोर्ट में कह सकता है कि जब मैंने जो सज़ा की थी वो थी 2020 में गलती की थी, अब 2020 के अनुसार आप मुझे सज़ा दोगे, 2022 के अकॉर्डिंग नहीं दोगे, 2020 के अकॉर्डिंग दोगे कि 2020 में मुझे 2 साल की सज़ा कही गई थी कि 2 साल की मिलेगी, तो 2 साल की ही होगी। अब वो बढ़ाकर 4 साल कर दिया है, तो वो 2022 का कानून बन गया। लेकिन 2020 में कानून क्या था? 2 साल की सज़ा, तो उसे सिर्फ 2 साल की सज़ा दी जाएगी। ठीक है, ये था आपका अपराध के समय का कानून। दूसरा है एक अपराध की एक सज़ा। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति ने किसी का खून कर दिया, मर्डर कर दिया, तो उसको सिर्फ एक ही जिसका मर्डर किया है, तो उसको सिर्फ एक ही बार सज़ा दी जाएगी। अब बार बार सज़ा नहीं दी जाएगी। मान लीजिए वो 5 साल सज़ा काट के आ गया, अब वो बाहर आके ये थोड़ा ना कह सकता है, बाहर आके उसको लोग ये नहीं कहेंगे उसको दोबारा सज़ा दो, या वो जज क्या कहेगा कि देखिए आपने हमें सज़ा दी थी 5 साल की, अब हम छूट के आ गए हैं, अब दोबारा हमारा कुछ नहीं कर सकते। तो वो सज़ा उसको मिल चुकी है उसकी, कि जिसने उसका मर्डर किया था तो उसको सज़ा मिल चुकी है, इसमें आप उसे बार बार नहीं दे सकते। हाँ, ये होता है कि काफ़ी लोग सोचते हैं कि अगर हम किसी 2 जने का मर्डर कर देंगे तो हमें सज़ा एक ही मिलेगी, एक की नहीं, मतलब सज़ा बढ़ जाएगी हमारी। मान लीजिए जैसे 2 का उन्होंने मर्डर किया है, तो दोनों के खिलाफ वो FIR दोनों के लिए होगी, उसकी FIR कि दोनों व्यक्ति को उसने मारा है। तो क्या होगा कि जिसको दोनों को मारा है तो दोनों की बराबर सज़ा मिलेगी। मान लो तो जिसको मारा पहले को, उसके लिए 5 साल सज़ा, और दूसरे को मारा उसके लिए 5 साल की सज़ा, तो सज़ा बढ़ गई ना, 10 साल की हो गई सज़ा। तो फिर ऐसे सज़ा बढ़ जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने 2 को मारा है तो एक की सज़ा मिलेगी आपको, नहीं, आपको दोनों की सज़ा मिलेगी, क्योंकि आपने उन दोनों के उन दो को मारा है, तो दो तरफ से आपके लिए शिकायत आएगी, तो आपकी सज़ा इस तरह से बढ़ जाएगी। ठीक है, लास्ट है इसमें आपका खुद के विरुद्ध गवाही नहीं दे सकते आप। क्या आपको कानून इसके लिए ज़बरदस्ती नहीं कर सकता आपके साथ कि आप अपने खुद के खिलाफ गवाही दो। ऐसे संविधान में बताया गया है कि कोई भी कानून ऐसे नहीं कर सकता, या फिर कोई भी, जैसे आपको पुलिस पकड़ के ले जाती है तो आपको पुलिस वाले क्या करते हैं, मार मार के तो उगलवा ही लेते हैं। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, पुलिस की कस्टडी में नहीं जाना चाहते, वो पुलिस से थोड़ा दूर रहते हैं कि वो तो मार मार के उगलवा ही लेगी। लेकिन कोर्ट में क्या कहता है, कोर्ट तो सबूत मांगता है। कोर्ट अपने उससे, अगर वो अपने खिलाफ पहली बात तो कोई कहेगा ही नहीं, अगर कोई कहेगा तो किसी के दबाव में ही आके कहेगा। तो पुलिस से लोग थोड़ा इसलिए बच जाते हैं कि वो मार मार के तो सब कुछ सच उगलवा ही लेगी। ठीक है, तो इसमें आपको बोला गया कि खुद के खिलाफ आप गवाही नहीं दे सकते। चलते हैं, देखिए अनुच्छेद 21 की तरफ देखते हैं। अनुच्छेद 21 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 21 कहता है प्राण एवं दैहिक
स्वतंत्रता। अब देखिए, जो आपकी किताब में है वो थोड़ा सा बड़ा दिया गया है अनुच्छेद 21। मैंने इसको थोड़ा शॉर्ट में बता देती हूँ कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इसमें देखिए आपकी दो चीज़ें हैं, एक प्राण की बात कर रहा है और एक कह रहा है दैहिक स्वतंत्रता। पहले हम प्राण का देख लेते हैं। प्राण में क्या है? प्राण में तीन चीज़ें हैं, पर्यावरण, आत्महत्या, तीसरा है आपका स्वास्थ्य। ठीक है, इसमें प्राण में देखिए आपकी तीन चीज़ें हैं। पहली तो है पर्यावरण। पर्यावरण क्या कहता है? देखिए आपने बहुत जगह देखा होगा, जैसे आप देखते ही होंगे जब बाहर जाते हैं तो बहुत गाड़ियाँ क्या होती है, बहुत ज़्यादा धुआं छोड़ती है। और वो धुआं क्या है? हमारे पर्यावरण में जा रहा है, हमारे बिल्कुल उसमें फिर अब हम सांस लेते हैं तो वो गंदा धुआं क्या है, उसके साथ साथ हमारे सांस में भी जा रहा है। तो उससे क्या होगा? हमारे स्वास्थ्य जो होगा अच्छा होगा, खराब होगा? हमारी लाइफ अच्छी होगी? नहीं होगी, हमारी लाइफ क्या होगी? खराब होगी। तो क्या करते हैं लोग, जैसे जिसका पर्यावरण जिसका जैसे पॉल्यूशन का अगर ख़त्म हो जाता है, जैसे पॉल्यूशन नहीं करा रखा होता है या फिर वो ख़त्म हो जाता है, तो क्या हमें कराना पड़ता है ना। वो इसी वजह से कराना पड़ता है कि हमारी गाड़ी जो है बहुत धुआं छोड़ रही है, बहुत पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही है। इस वजह से आपने देखा होगा कि जिनकी गाड़ियाँ बहुत धुआं छोड़ती है तो उनको उनकी गाड़ियों को उठा लिया जाता है या फिर उन पर फाइन लगा दिया जाता है। तो वो इसी वजह से लगा दिया जाता है कि आपको पर्यावरण में स्वच्छ रहने की आपको अधिकार है कि आप रह सकते हैं स्वस्थ अच्छे से। आपको इसकी आज़ादी दी गई है कि आप बिना किसी नुकसान के पर्यावरण में रह सकते हैं, बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए। ठीक है। दूसरा है आपको आत्महत्या। आपको जीने का अधिकार इससे मिलता है कि आप अपनी कहीं भी कैसे भी जी सकते हैं। तो आप आत्महत्या अगर करते हैं तो आपको सजा दी जाएगी। आप कहोगे कि आत्महत्या वाले को कैसे सजा दी जाएगी? अब जिसने आत्महत्या करी वो तो मर के चला गया, वो तो चला गया, ठीक है। अगर आप बच जाते हैं तो आपको IPC 309 के तहत आपको पुलिस वाले उठा के ले जाएंगे कि तुम ऐसे आत्महत्या क्यों कर रहे हो, तुम्हें जीने का अधिकार दिया गया। तो वैसे अपना अधिकार खुद भी नहीं छीन सकते, दूसरों से छीन नहीं सकते, खुद भी अपना अधिकार हम नहीं छीन सकते कि हम आत्महत्या कर रहे हैं। तो ये गलत है, ये कानून की तरफ से ये गलत माना गया है कि आप आत्महत्या नहीं कर सकते। तो आपको अगर आप ऐसा करते हैं तो 309 के तहत आपको पुलिस उठा के ले जाएगी। ठीक है। स्वास्थ्य। अब देखिए, स्वास्थ्य में जो सरकार कहती है कि हमारा संविधान कहता है कि आपको अच्छा स्वास्थ्य रखने की आपको आज़ादी है। अपना अच्छा स्वास्थ्य रखिए, अपने आप को अच्छे से रखिए, कि आपको इसकी आज़ादी दी गई है, आपको इसका अधिकार दिया गया है। अब जैसे स्वास्थ्य से मतलब जैसे कोरोना के टाइम पे सरकार ने क्या किया था कि सरकार बेड बनवा रही थी सबके लिए, दवाइयाँ के लिए सब कुछ कर रही थी। तो कौन कर रहा था? सरकार ही कर रही थी। अब जैसे कोरोना की वैक्सीन है, फ्री में लगी है, तो कौन कर रहा है? सरकार ही तो कर रही है। जैसे खसरा या पोलियो की जो दवाई दी जाती है छोटे बच्चों को, तो ये कौन करता है? सरकार। तो सरकार जो है हमारे स्वास्थ्य का भी ख्याल रखती है, हमारे लिए सब कुछ देखती है कि हमें उन्हें अधिकार दिया गया है कि हमें अच्छे से जीवन व्यतीत करने का अधिकार है। ठीक है। अब इसमें आता है दैहिक स्वतंत्रता। इसी में आता है आपका पहला एकांत विदेश यात्रा, कि आप अकेले कहीं भी विदेश यात्रा कर सकते हैं, आप अकेले कहीं भी घूम सकते हैं। जरूरी नहीं है कि कोई साथ में ही आपके साथ जाएगा। अगर आप अकेला रहना चाहते हैं, अकेले खुश रहना चाहते हैं, जैसे आप बहुत लोगों को देखते हैं कि वो अकेले रहना ही पसंद करते हैं या अकेले रहना उन्हें अच्छा लगता है, तो आप अकेले भी रह सकते हैं, अकेले घूम सकते हैं। ठीक है। तो ये आपका एकांत विदेशी यात्रा। दूसरा है निजता, मतलब प्राइवेसी, कि अगर आप किसी चीज़ में अपनी प्राइवेसी रखना चाहते हैं, आप सामने वाले को कुछ नहीं बताना चाहते, तो आप ऐसा कर सकते हैं। मान लीजिए हम अगर कोई किसी का पासवर्ड मांगता है, किसी की कोई चीज़ मांगता है, उसकी प्राइवेट चीज़ मांगता है, तो अगर वो ना देना चाहे तो उसे नहीं कह सकता है। तो इसमें उसका अधिकार है कि अगर वो सामने वाले को नहीं बताना चाह रहा तो वो अपनी प्राइवेसी किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। ठीक है। थर्ड आता है आपका शिक्षा का अधिकार। ये आपका शिक्षा का अधिकार। इसमें क्या है, 6 से लेकर 14 साल के बच्चे तक के लिए सरकार क्या करती है, शिक्षा फ्री में मुफ्त में अनिवार्य कराती है। उन्हें की शिक्षा मिले। उन्हें 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा सरकार द्वारा मुफ्त दी जाती है। जैसे आपने सरकारी स्कूलों में देखा होगा कि 6 से 14 साल के जो बच्चे होते हैं उन्हें जो शिक्षा होती है मुफ्त में दी जाती है। उन्हें वहाँ पे उनका ध्यान रखा जाता है, उन्हें बताया जाता है कि कौन सी चीज़ कैसे होगी। तो ये सब जरूरी है। ठीक है। इसके बाद है हमारा अनुच्छेद 22।